हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पुराने वर्षों के नीट के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी की परीक्षा कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पे आधारित है। हम इस चैनल पर प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें एवं उसे आप लागू कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको यह फ़ायदेमंद महसूस होगा। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस चैनल में उसे अपने कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसका शीघ्र जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के एक सवाल नंबर 1 से 6 तक हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाकर उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं पिछले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट्स में लिखें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारे स्ट्रेट लाइन मोशंस के प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी। तो इसमें एक्स का रिलेशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टी, इस तरह दिया हुआ है, राइट। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू एम प्लस ए ई टू द पावर, ये क्यूब होगा। ये 3 नहीं है, क्यूब है। ये बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। प्लस बी टू द पावर माइनस बीटा के टी, ये सारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, राइट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके पहले कि हम वहाँ पे जाएं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैंने कॉन्सेप्ट्स में कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में बोला था, तो डिफरेंशिएशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर पावर होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमने आपको जो एग्जाम्पल पहले दिया था वो था कि उसमें अगर अगर समझ लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तब हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन अगर x यहाँ पे पावर में अगर है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू ए टू द पावर x अगर होता है तो डी वाई डी एक्स जो होगा उसका पावर सारा नीचे आ जाएगा, और इंटू लॉग ए टू द पावर ए टू द बेस ई। बेस टू द ई मतलब क्या है, लॉग ए बाई लॉग ई। ओके, इसका मतलब ये है, राइट। अगर ये y1 है, मान लीजिए अगर वो e टू द पावर x अगर है, तो dy 1 बाई डी एक्स अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा वही e टू द पावर x जो है पावर में, वो नीचे आ जाएगा और वो हो जाएगा लॉग ऑफ e, जो कि ये था टू द बेस e, राइट। सो इसका मतलब लॉग, अगर आप लॉगरिथम जानते होंगे तो अगर बेस भी अगर उसके वही रहता है, अगर दोनों सेम रहते हैं, लॉग ई टू द बेस ई हो या लॉग ऑफ के टू द बेस के हो, तो उसमें ये 1 हो जाता है, राइट। तो डी वाई बाई 1 बाई डी एक्स इस मामले में ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है x बराबर m प्लस ए ई अल्फा टी क्यू प्लस बी ई माइनस बीटा के टी। ओके, अभी हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt जब निकालेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि m कांस्टेंट है, राइट, इसमें कोई t फैक्टर नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx बाई dt वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस पर चलते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये आएगा जो जो अल्फा टी क्यूब जो है, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये अल्फा ये आ जाएगा 3। इसको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानो ये अल्फा टी क्यूब है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3, नीचे आ जाता है, और अल्फा टी को उसमें 3, फिर उसमें 3 - 1 हो जाता है, राइट। तो 3 अल्फा टी स्क्वायर हो जाता है। ओके, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे dx/dt इसका कितना होगा, वही होगा 3 अल्फा टी स्क्वायर इंटू ए ई, ओके, 3 अल्फा टू ए अल्फा ए ई टू द पावर अल्फा टी क्यूब। ओके, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है ये माइनस बीटा के टी, जो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर बीटा के टी है, मान लीजिए बीटा के टी है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग डी डी टी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टी का पावर -1 है तो वो 1 से 0 हो जाएगा, और इसका जितना कोएफिशिएंट है वही रह जाएगा, राइट। तो बीटा के रह जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो बीटा की इंटू ये बी जो पहले से कोएफिशिएंट था वो रह जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा के टी। ओके, तो इसका मतलब हो गया जो dx dt जो है, सो दिस विल बिकम, तो dx/dt होगा, या तो dx/dt हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, 3 अल्फा टी स्क्वायर, ओके, ए ई अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा के, ये बीटा है, बीटा के बी ई, और ये माइनस बीटा के टी है। अभी हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर जो दिया हुआ है उसमें बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा है, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये अल्फा और बीटा पर निर्भर है, राइट। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो वो भी संभव नहीं है, अगर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक नहीं है, राइट। ये टर्म है और ये टर्म अगर एक होता तो हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्लेस करते तो शायद कर सकता था, लेकिन ये दो टर्म अलग अलग है। इसमें क्यूब टी क्यूब वगैरह है, इसमें कुछ माइनस पावर टू द पावर माइनस टी है, तो ये भी संभव नहीं है। अभी हमारे पास दो रह जाते हैं, वो एक इंक्रीज विथ टाइम और रिड्यूस विथ टाइम, राइट। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा हो सकता है। अभी अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ टी क्यूब है, राइट। तो टी क्यूब अगर है, इसका मतलब कि टी थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिवली बढ़ा, टी तो नेगेटिव नहीं होगा, टी अगर पॉजिटिवली अगर बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो टी अगर 1 होता है तो 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब होता है तो 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब और 27, तो क्यूब का इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा यहाँ पे। और यहाँ भी टी है, तो अगर टी का अगर वैल्यू हम लोग बढ़ते चलेगा तो ये इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, राइट। तो इसका इनका इम्पैक्ट जो होगा यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा होगा। अगर राइट साइड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे तो टी नहीं है, टी सिर्फ यहाँ पे है, वो भी एक सिंगल पावर है, राइट, सिंगल पावर है, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, राइट। इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग पूरा रिजल्टेंट अगर पूरे का अगर देखें तो जैसे जैसे, तो ये वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी में जैसे टी बढ़ेगा तो ये काफ़ी, ये पार्ट जो है इसमें काफ़ी उछाल आएगा, ये काफ़ी बढ़ेगा, ये ओके काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब कि एज ए रिजल्टेंट v क्या होगा कि इट विल इंक्रीज विथ टाइम। ओके, तो इसका उत्तर ये डी होगा, राइट, जो कि चौथा ऑप्शन है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t4। ओके, तो इसमें s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 4t4 प्लस 6t क्यूब
प्लस 9t² प्लस 14t प्लस 8। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है एट द पॉइंट व्हेन t इज इक्वल टू 2। तो हमें इस क्या करना है? तो हमने कॉन्सेप्ट में अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो ds/dt, राइट, जो कि होता है v। हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? ये 16t³ हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 18t²। ओके, ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 9 18, और इसका पावर 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18t। ओके, ये क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट जो है वही रहेगा। t का पावर 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट, तो प्लस 14 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि t नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है d2s/dt2। ओके, तो ये क्या हो गया? इसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 16t³ का होगा, 3 सामने आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 16, और t का पावर 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48t²। सिमिलर इसका होगा 36, और t का पावर 1 कम हो जाएगा t, प्लस यहाँ पे क्या होगा? t का एक पावर कम हो जाएगा और कोएफिशिएंट वैसे ही रहेगा, प्लस 18। ओके, अब यहाँ हमें निकालना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल है, इसमें t में हमको 2 रिप्लेस कर देना है, राइट। तो क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 48 × 2² प्लस 36 × 2 प्लस 18, राइट, यही आंसर होगा। तो 48 4 होता है 192, 36 2 72 होता है, और 18 तो ये हो जाएगा 282, राइट। तो इसमें आंसर में अगर आप देखेंगे तो आंसर इसमें दिया हुआ है 282, जो कि आंसर सी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 50 meters per second। ओके, तो इसमें एक बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं। तो ये जो बॉल जब ऊपर जाता है तो मानिए कि बॉल है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं, राइट, तो ये कुछ दूर जाता है, फिर वापस वो नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। ओके, कुछ दूर जाकर वो नीचे की तरफ आ जाता है बॉल। ओके, तो यहाँ पे समझ लिए, और जब फेंकने के लिए हमको एक वेलोसिटी चाहिए u, नहीं तो हम लोग ऊपर नहीं फेंक पाएंगे इसको। क्योंकि वाई? क्योंकि उस पर बॉल पे ग्रेविटी एक्ट करता है, राइट। तो ये मान लीजिए जमीन है। ओके, तो इसमें हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं v का, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग g के डायरेक्शन में जब जा रहे होते हैं, जब हमको g पॉजिटिव है तब हम लोग ऐड करते हैं। तो मानिए कि अगर यही बॉल ऊपर से हम लोग नीचे फेंक रहे होते तो क्या था? g यहाँ पे बढ़ रहा है, u भी हम लोग इस डायरेक्शन में फेंके हैं, तो उसमें हम लोग u प्लस जी टी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि u का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और g का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो क्या होगा? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बॉल के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगी, राइट, उसको जाने नहीं देगी उसके अगेंस्ट में। तो ये मान लीजिए बॉल है, तो हमारा जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसके ऊपर विपरीत दिशा में ऐड कर रही है, तो उसको ऊपर जाने नहीं देना चाहती है, राइट। तो इसीलिए इसका वेलोसिटी जो होगा u माइनस, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में है, तो u माइनस जी टी, राइट। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50, करेक्ट, और इसमें g दिया हुआ है 10, और t क्या है इसमें? आफ्टर 3 सेकेंड्स, राइट। तो 50 - 30 इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो हमको जानना था कि वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद कितना होगा, राइट। तो 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगा u माइनस जी टी इज इक्वल टू 50 - 10 × 3 इज इक्वल टू 20। तो अगर आप उत्तर अगर देखेंगे तो इसमें दूसरा उत्तर जो है 50, ये आंसर होगा। ओके, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि एक बस जा रही है, मानिए
एक मानिए एक बस जा रही है, राइट, एक बस अगर जा रही है, ओके, बस इस दिशा में अगर जा रही है, ठीक है, वो 1/3 डिस्टेंस जो है, तो जब ये जा रही है तो मानिए ऐसे जा रही है, मान लीजिए, ठीक है, तो समझ लीजिए ये 1/3 डिस्टेंस हो गया, ये 1/3 हो गया, ओके। तो ये s/3 हो गया, पूरा डिस्टेंस अगर s है तो ये s/3 हो गया, ये s/3 हो गया, ये s/3 हो गया, ओके। तो तीन भागों में हमने डिस्टेंस को भाग कर दिया, s/3, s/3 और s/3। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो s हो जाएगा। अभी वो इस डिस्टेंस पे ट्रैवल कर दी है एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड दिया हुआ है, राइट। दूसरे वाले में ट्रैवल कर दी है 30 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे वाले में जाती है 45 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी हमको कौन सा यूनिट फॉलो करना पड़ेगा, इसमें आंसर मेरे को दिया हुआ सारे किलोमीटर पर आवर में, तो हमको यूनिट चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में भी सारे किलोमीटर पर आवर हैं, राइट, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी एवरेज वेलोसिटी का हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है हमने ट्रेवल किया और कितने वक्त में ट्रैवल किया, राइट, टोटल टाइम टेकन, कितने वक्त में हमने ट्रैवल किया। अभी डिस्टेंस कितना है, ये तो है s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, राइट, तो कुल मिला के हो जाएगा s। ये तो पार्ट तो इजी है। अभी टाइम कितना लिया इसने तो पहले हिस्से में टाइम कितना लेगा वो, तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड, टाइम कितना लेता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ओके। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ओके, हम लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, s/3 है, तो पहले वाले का अगर हम लोग लें, पहले वाले लेग का लें, फर्स्ट लेग का हम लोग अगर लेते हैं, तो डिस्टेंस है s/3 और स्पीड कितना है, स्पीड है 15, तो ये हो जाएगा s/45। ऐसी सेकेंड लेग का कितना होगा, सेकेंड लेग का भी ऐसे ही होगा s/3 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 30 स्पीड यहाँ पे है, दूसरे लेग पे 30 हो गया, तो ये हो गया s/90 हो गया इसका टाइम। और तीसरे लेग में कितना होगा, तीसरे लेग में वही फॉर्मूला अप्लाई करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो इसमें तीसरे लेग का कितना होगा, थर्ड लेग का इज इक्वल टू s/3 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो जाएगा s/135। तो हमको डिनोमिनेटर में सारे टाइम हमको ऐड करने पड़ेंगे, तो हमको ऐड करना है s/45, s/90 और s/135, तीनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं कितना होता है। तो s/45 प्लस s/90 प्लस s/135, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो मानिए 270 एलसीएम है, तो 6s प्लस 3s प्लस 2s, ये हो गया 11s/270, ओके। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, हमें निकल टोटल डिस्टेंस था हमारा s, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 11s/270, राइट, 11s/270, तो s कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 270/11, दिस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ओके, तो इसमें अगर आप उत्तर अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला उत्तर है 270/11, यही उत्तर है। तो बच्चों हमने ये जो 4 क्वेश्चन बचे हुए थे हमने इसे सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा, आप इसको लॉग कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो पे जाएंगे जिसमें हम लोग और भी एसएलएम के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो
तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके।